हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या दिख रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और हाल फिलहाल कल ही लिस्टेड हुआ था और मैंने सबको कहा था कि अपनी ग्रुप में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, कि जिन जिन लोग के पास, मैंने बहुत बार बोला था कि बजाज जो फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व पे, ये दोनों चीज़ को बाई करके रखो। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है ऐसे कंपनी में, जहाँ पे कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, बट प्राइस जो होता है, मार्केट वैल्यू इज नॉट गुड। सो वो कब चलेगा, नो बडी नोज अबाउट दिस, बट हमें उसी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए जहाँ पे वैल्यूएशन है। जहाँ पे वैल्यूएशन हाई है वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। ओके, वहाँ पे रिटर्न कम मिलेगा, दैट डज नॉट मैटर, बट हमारी मनी सेफ होनी चाहिए अल्टीमेटली। जबकि जब तक आपकी मनी सेफ रहेगा तब तक आप क्यूमुलेटिव के बेसिस पे आपकी पोर्टफोलियो ग्रोथ होती रहेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। तो ये आपके सामने 180 कल मैंने ओपनली कहा था कि जैसे ये 155 160 के आसपास ओपन हुआ था, तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे बुक प्रॉफिट कर लो, या बुक 80% और 20% को आप छोड़ दो। या अगर मैंने और एक चीज़ मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे 100% बुक प्रॉफिट करूँगा, और शिफ्ट कहाँ करना है मुझे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ग्रुप एक ही है। आप ये चलेगा तो वो चलेंगे, दोनों ग्रुप है। बट यहाँ पे क्यों मैंने कहा कि इसमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, जब मार्केट इतनी गर्म है, किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे ये नीचे आ सकती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कल इसकी ओपनिंग बहुत शानदार था, सब कुछ बढ़िया था, आज भी उसने 10% की सर्किट लगा ली। तो देखो 10% की मूव आ गया, तो आप सोच रहे होंगे यार मेरे हाथ से तो 10-15% की छूट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, वो 15% आपको दूसरा ही दे देगा। बट हमेशा आपको अल्टीमेटली कैलकुलेशन पे हमेशा बैठना है। जब आपकी कैलकुलेशन सही बैठेगा तभी जाके उस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। अगर कैलकुलेशन सही नहीं बैठा तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा क्वांटिटी को होल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वांटिटी को होल्ड के लिए। क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो आपकी इस जो मार्केट कैप है 1,50,000, एकदम से सबसे हाईएस्ट आईपीओ जो सब्सक्राइबर हुआ था 4 लाख कितना करोड़ का, और उसने मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुकी है। स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो 87 आके पहुंच चुका है। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो बुक वैल्यू है वो 22 के आसपास है। अगर आप देखोगे 181 डिवाइडेड बाय 22, तो करीब करीब 8.22 के आसपास आ रहे प्राइस टू बुक वैल्यू, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.22, 8 टाइम्स उसकी ज़्यादा है, ठीक है, बुक वैल्यू से, विच इज़ वेरी। तो यहाँ पे मैं कहीं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। कंपनी बढ़िया, आरओसी देखिए बहुत अच्छा खासा, रिप्लेस परसेंटेज 0 है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 4.98 होगा, क्योंकि ये फाइनेंस है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम कंपैरिजन के चार्ट में देखते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की प्राइस अर्निंग देखिए 87 है, जिस टाइम पे बाकी लोगों का 21, 7, 16, 26, 25, 28, वो उसी वक्त 86 है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो समझ जाइए ये कितना एक्सपेंसिव है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे हुडको ले रहा हूँ। हुडको में इस बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। जो घर योजना है गवर्नमेंट का, हर जगह में घर घर होनी चाहिए, तो उसमें हुडको को ही मिलेगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुडको की होगी। बट अभी भी हुडको 21 प्राइस अर्निंग रेशियो में ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर बुक वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी आप भी देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैंने रखा क्रॉसर, वहाँ दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था कि 8 पॉइंट समथिंग, ये देखो 2.95, 1.11 LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो दोनों की अगर आरओसी आरओबी कैलकुलेट करें
तो ये तीनों का 9, 9, 8, 15, 13, 16 लगभग एक ही है। बट अभी आपको समझ जाओ यार, बुक वैल्यू के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मार्केट में अभी आया है। तो जनरली क्या होता है कि आईपीओ जब लिस्टेड होता है ना, वो आरओसी आरओई जो दिखाते हैं ये और कुछ समय के बाद ये कम हो जाते हैं, जो प्रॉफिट दिखाते हैं और कुछ समय के बाद कम हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, जो अभी लिस्टेड हुए हैं तो उनको थोड़ा सा साइड में बैठ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसी वक्त अगर मैं उसी हाउसिंग फाइनेंस में जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है हुडको, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कितना सस्ता में है, मैं बता ही नहीं सकता। और अगर मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे निकाल के बैठा हूँ, ये देखो प्राइस जो है मिड पी से बहुत नीचे है और इसकी जो बुक वैल्यू है 1.19, मतलब कितना पास है। मतलब और क्या चाहिए बंदे को कि बुक वैल्यू के पास हो और इसकी प्लेस परसेंटेज 0 हो। आरओसी इतने साल से ये कंपनी खड़ा है यहाँ पे। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, तो ये पूरी चीज़ डिटेल में आप देख सकते हो। जीएनपीए जो है ये था 220 में, ये था। देखो नेट इम्पैक्ट बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और इसकी अगर हम ईयरली रिजल्ट के बारे में देखें, देखो 17-18 में ये कितना कमा रहा था, ये देखो 14,000 रेवेन्यू था। और इसकी जो फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन है ये देखो 21 इतना है। और नेट प्रॉफिट जो है 2,000 के करोड़ के आसपास है। अब इसकी जो रेवेन्यू बढ़ चुका है, इंटरेस्ट इतना है और इसकी जो प्रॉफिट है उसका 2 गुना बढ़ चुका है, 2 गुना। 2017 से 18 से अगर मैं लूँ तो 2 गुना करीब करीब बढ़ चुका है प्रॉफिट। और मैं यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप फंडामेंटल में नहीं देखेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो, मुझे मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोमोटर सेम है। एफआई की डाटा अगर आप देखोगे, एफआई इंक्रीज कर रहा है, एफआई अगर इंक्रीज कर रहा है विच इज़ वेरी गुड थिंग। डीआई भी इंक्रीज कर रहा है और कहीं ना कहीं पब्लिक थोड़ा सा पीछे हट रहा है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन के बेसिस पे देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मतलब जाते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कि क्या वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन है या नहीं है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखोगे चार्ट, लेट क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा सा नेट का दिक्कत हो। हाँ, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आप सबको, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो मंथली चार्ट ले लेता हूँ, इसको इनविजिबल करता हूँ। और ये जो 2017-18 का हाई था वो था करीब करीब 793 और इसके नीचे फिर आ गया था 191, ये 2 कोरोना के टाइम पे। और उसके बाद तेजी हुआ। अगर मैं इसको लॉक चार्ट में करता हूँ तो काफ़ी बड़ा अच्छा वाला कंसोलिडेशन अगर हम देखें 1999 या 2000 से जो तेजी हो रहा था, ये सबसे बड़ा फॉल था और सबसे बड़ा कंसोलिडेशन था, ठीक है, परफेक्ट है। अब कहने की ये को कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर इसको 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टेक्निकल में। जैसे मान लो कि मार्केट में लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा करेक्शन आने वाला है निफ्टी में या यूएस मार्केट में 1929 से, तो ये दोबारा हम इस लेवल को देख सकते हैं। उस बेसिस पे अगर सबसे बड़ा करेक्शन आएगा तो दोबारा 200 देख सकते हैं। नहीं आएगा, नोबडी नोज कि आएगा या नहीं, कोई नहीं बता सकता। नहीं आएगा तो समझो ये जो करेक्शन दिया है ना, ये इसका शुरुआत है। आने वाले 10 साल के लिए इसकी जो ट्रेडिंग, इसकी जो तेजी है, ये शुरुआत है, ठीक है, उसको ऐसे समझो। या आपकी पोर्टफोलियो 800 में अभी 678 में आप बाई करोगे तो दोबारा बाई करना है तो यहाँ पे 300 में और दोबारा बाई करना है यहाँ पे। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो नहीं बाई करना है, सिंपल। बट ये लेवल नहीं मिलने वाला आने वाले टाइम पे, ये लेवल नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये था मंथली के बेसिस पे एनालिसिस। अब आ जाते हैं डेली के बेसिस पे एनालिसिस।
तो डेली के बेसिस पे एनालिसिस ये ऑल टाइम हाई को टच कर दिया और यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और तभी इसमें आएगी तेजी। और मैंने पिछले बार भी पिछले मतलब 7 इयर्स का कंसोलिडेशन, और जिस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था डेट, तो यही कहीं मैंने बोला था 560, 560 और 580 के आसपास जो LIC हाउसिंग बाय करो और आप इसको टारगेट ऑल टाइम हाई देखोगे। बट अल्टीमेटली आपको अगर फंडामेंटली के बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो इट शुड टच एटलीस्ट 1200 टू 2000, 1200 फर्स्ट देन 2000 इज द सेकेंड टारगेट एट दिस टाइम। अगर यहीं से तेजी होते जा रहा है तो 1200 ही बनता है, मतलब लगभग 100 टू 200% की तेजी है। अगर मान लो कि 200 आ गया, मार्कर 678, 680 से 200 आ गया, तब समझ जाओ कि 2000 और टारगेट नहीं बनेगा, तब बन जाएगी 10,000 एबव टारगेट बनेगी। जो 2000 और 1200 मैंने टारगेट निकाला थ्रू टेक्निकल वाइज और थ्रू फंडामेंटल वाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ तक नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यूएशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो बजाज फाइनेंस में जो यहाँ से निकल के अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से इन्वेस्ट करोगे, हुडको में इन्वेस्ट करोगे, तो वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि वैल्यूएशन है। हमें जहाँ पे उसी स्टॉक को लेना है जहाँ पे वैल्यूएशन है, उन्हीं स्टॉक को नहीं लेना है जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा हुआ है। देखो हुडको में भी मैंने बाई करने के लिए दिया था सलाह 116 में और 200 गया था, और हुडको अभी अच्छा खासा फॉल हो चुका है ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखोगे 30%, मैं उन्हीं स्टॉक को मैं बाई करने के लिए दूंगा जो 30% करेक्शन हो चुकी है ऑल टाइम हाई से, और उसके बाद भी उसमें तेजी होने की कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि पूरा तेजी हो गया मतलब सस्ता ख़त्म हो गया, मतलब चाहे आप फंडामेंटल देखो चाहे वो टेक्निकल देखो, तो हुडको में गवर्नमेंट की जो प्रोविज़न है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि ये देखो प्राइस सेलिंग रेशियो जो है वो यहाँ तक है, ठीक है भाई, कोई ख़राब नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हुडको में कोई ख़राब नहीं है, यहाँ पे और ऊपर जाने की ताकत है, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज़ गुड कंपेयर टू अदर्स। और यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकल वाइज की बात करूँ हुडको की, तो ये दो स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू ये आपका, यहाँ पे देखो वॉल्यूम हुआ, तेजी हुआ, तो कंपेयर टू ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे बजाज हाउसिंग में ही रहना है, सो यू कैन चूज द बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इंस्टेड ऑफ बजाज हाउसिंग। बट वहाँ पे क्या है कि रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आज के टाइम पे HL के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि सर जी क्या करें, HL तो 20% फॉल हो गया। ये नहीं, कोई नहीं देखता कि उसने 200% से ज़्यादा रिटर्न बनाया है। ये देखो 900% का रिटर्न बनाया है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस लेवल पे 2021 में सितंबर, अगर मोटा मोटी देखे 2020, तो उसने 2 साल 2.5 साल में 900,000% की रिटर्न बनाया है। तो 20% का फॉल कुछ नहीं रखता। और अगर आप इसकी HL की अगर बात करोगे तो वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं मानता हूँ उसको ऑर्डर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है कम। निफ्टी की प्राइस, स्टॉक निफ्टी ठीक है इसलिए HL बढ़ रहा है। जिस दिन निफ्टी गिरेगा इससे सबसे ज़्यादा बड़ी करेक्शन आएगा। और मेरा मानना है कि ये 2800 टू 3000 जिस दिन मिलेगा तब जाके सोचो कि भाई बाई करना, अदरवाइज नहीं करना है। बट हाँ, टेक्निकल वाइज अगर हम बात करें, टेक्निकल वाइज जैसे फंडामेंटल की बात नहीं करूँ, टेक्निकल वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेली चार्ट के बेसिस पे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा प्रॉफिट, छोटा मोटा बुल पैटर्न बनती है तो फिर हम 5000 के ऊपर बाई करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 6000, उससे ज़्यादा नहीं, बस 1000 पॉइंट के लिए बाई करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट करूँगा 2800 से इतना, मतलब आप कुल मिला के अगर मैं ऑल टाइम हाई से देखूं तो करीब करीब 50% के नीचे आएगा, नहीं आएगा उस समय बोलेगा, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल। ऐसा होता है कि जिस दिन वैल्यूएशन हाई होता है और उस स्टॉक आप पकड़ लेते हो, तो अगर वो चला जाता है कंसोलिडेशन टाइम पे, वो 3-4 साल 5 साल में कंसोलिडेशन चला जाता है।
है, उसके बाद बढ़ता है। और जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और वो आपको इतनी हाई वैल्यूएशन, तो उसकी चांसेस बहुत बढ़ जाती है इस बुल मार्केट में बढ़ने की, क्योंकि बुल मार्केट में हर स्टॉक, अच्छी क्वालिटी की स्टॉक हो या ख़राब क्वालिटी स्टॉक हो, वो सारे परफॉर्म करते हैं टाइम आने पे। अगर इतनी तेज़ी होने के बावजूद भी एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक एक अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि एक इसी स्टॉक को बाई करना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस रीजन के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब की बटन देखिए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। ये लर्निंग पर्पस था। आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू।